अगला डाउट बोलो। तो इसको तो रिकॉर्ड भी नहीं किया मैंने। एनीवे अगला कौन सा क्वेश्चन था बोलो। हाँ 20 23 25 क्वेश्चन नंबर 25 सेम गेम ना। अरे यस यस दिस इज गुड क्वेश्चन, दिस इज गुड क्वेश्चन। ठीक है जब इसमें 17 में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, हैं? जिसको इसको क्लियर है हाथ ऊपर करिए। सबको क्लियर है, सारे स्मार्ट बच्चे, गुड। ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन देखिए, गेम 3 क्वेश्चन नंबर 25। एक अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला गया कि एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, जेड इक्वल टू 0। A ray of light is sent through the point 1 2 3 1, 2, 3। ऑब्वियसली एक्स वाई प्लेन मतलब ये जमीन के ऊपर कोई पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट 1, एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 2 3 ऐसा। एक वहां से चलो कॉर्नर से 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट ऐसे हवा में एक पॉइंट है। यहां से एक लाइट रे ऐसे एक्स वाई प्लेन पे फॉल कर रही है, ठीक है। कहाँ फॉल कर रही है ये सब कुछ नहीं बताया गया। 1, 2, 3 मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कहीं पॉइंट है मान लो 1 2 3। इस पॉइंट का नेम कर देते हैं ए। और यहाँ से एक लाइट रे चली 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 चली, कहाँ चली, यहाँ कहीं स्ट्राइक करी। और स्ट्राइक करने के बाद में क्या करेगी, वापस जाएगी, रिफ्लेक्ट होएगी। रिफ्लेक्ट हो करके वो जा रही है, ऐसे जा रही है मान लो ऐसे। कहाँ से जा रही है तो उन्होंने दिया हुआ, कौन से पॉइंट से जा रही है, कौन सा 3 2 3 2 5 3 2 5 3, 2, 5 एक बी पॉइंट है, यहां से गुजर रही है। तो इन्होंने बोला अगर ऐसा है तो रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन बताओ। क्या बोला, रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन बताओ। और ये भी पूछ सकते थे कि इंसिडेंट रे का इक्वेशन बताओ। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड एज वेल एज इंसिडेंट रे, दोनों अगर मैं पूछ लूं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसे कोई प्लेन है और इस प्लेन में ऐसे कोई लाइट आ रही है और फिर ऐसे जा रही है। तो ऐसा यूनिक पोजीशन होगी एक, ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉइंट से आने वाली रे एक दूसरे पॉइंट से अगर जा रही है तो कई सारी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल दे लाई इन द सेम प्लेन। तो ऐसा नहीं है कि कोई लाइट रे ऐसे आई और ऐसे चली जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। बेशक आई को आर हो लेकिन वो ऐसे नहीं जाएगी। वो जैसे आएगी जब उसी पॉइंट पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे का जो प्लेन होगा उसी प्लेन में हो जाएगी, वो प्लेन से डेविएट नहीं कर सकती। इसलिए एक यूनिक पोजीशन होगी और इससे ज्यादा कोई और इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बताने की भी जरूरत नहीं है। अब कैसे आएगा आंसर, कैसे आएगा उसके लिए देखो तरीके बहुत सारे हैं। इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर तो पता है आपने, के कैप। नो, एक्स वाई प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर तो जेड एक्सिस ही होती है ना। अरे बोलते जाओ यार। तो ये वाला के कैप हुआ कि नहीं हुआ, के कैप हुआ। बट इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट तो मुझे पता नहीं। तो ना तो ये वेक्टर हमें पता है, ना तो ये वेक्टर पता, नहीं ये वेक्टर पता, अभी कुछ नहीं पता।
ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं लेना चाहूं तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा 0, क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट तो 0 ही है। अब मैं अल्फा बीटा 0 लेता हूं तो 2 अननोन आ गए, 2 अननोन आ गए। ऑल्दो इस लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूं अब मैं, और ये लाइन का भी इक्वेशन लिख सकता हूं, और फिर दोनों लाइन के इक्वेशन में ये एंगल इक्वल टू ये एंगल लगा दूं, आई इक्वल टू आर, तो वहां से मुझे अल्फा बीटा में कुछ पॉसिबल रिलेशन मिलके सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी है, बट वो बहुत लेंथी पॉसिबिलिटी। अगर आप उस रास्ते पे गुजरोगे ना तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़े रास्ते पे चले गए आप, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया। जबकि इसको करने का एक दूसरा सिंपल तरीका है, अगर आप सोच सको तो। क्या बोला? हाँ क्या? एसटीपी, एसटीपी, हाँ वो भी कंडीशन लगानी पड़ेगी। वो जो जो तुम बोल रहे हो वो इसी मेथड में ही 2 पार्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो अगर आप सिर्फ आई इक्वल टू आर लगाओगे तब तो ऐसे तो इन्फिनिट पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे एक रे ऐसे आई और यहां से ये इधर चली गई प्लेन से बाहर, बट नॉर्मल से जो एंगल स्पेस में बन रहे हैं दोनों सेम है। तो सिर्फ आई इक्वल टू आर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करने से नहीं आएगा, उसके साथ साथ ये भी करना पड़ेगा कि जो आई कैप है मतलब के कैप, और इधर वाला वेक्टर मतलब इसका नेम कर देते हैं, चलो इसको कर देते हैं पी, तो एपी और ऐसा 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 अल्फा -1 बीटा -2 एंड -3 एंड अल्फा -3 बीटा -2 एंड -5 एंड 0 0 1, ये 0 होगा, ये कोप्लेनारिटी की कंडीशन लगाई मैंने। ठीक है, कौन कौन से कोप्लेनर हैं? एपी एंड के कैप एंड पीबी, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। एक रिलेशन यहां से आएगा अल्फा बीटा में, और एक रिलेशन आएगा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और फिर ये 2 रिलेशन और अल्फा बीटा 2 अननोन है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा अल्फा एंड बीटा, एंड सो इक्वेशंस। बट मैं कुछ और बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि क्या आपको लगता नहीं कि ए पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर एम है और इसी को अगर हम नीचे रिफ्लेक्ट कर दें ऐसे यहां कहीं, तो ये रिफ्लेक्टेड रे का ही तो रास्ता हुआ है। एक्चुअली ये रिफ्लेक्टेड रे है क्या? ये एपी की इमेज ही तो है। ऐसे ऐसे ये है इंसिडेंट रे है, और इसी की इमेज होगी यहाँ पर ना, ऐसे ऐसे, और यही ऊपर करके निकलेगी तो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। ठीक है, अब ये हम फाइंड कर सकते हैं व्हाट इज द इमेज ऑफ ए इन द प्लेन। मान लो ये क्यू पॉइंट है, तो इमेज ऑफ ए निकालो इन द प्लेन, इमेज पॉइंट ऑफ ए इन द प्लेन क्या आएगा? जल्दी बोलो, इमेज पॉइंट ऑफ ए इन द प्लेन क्या होगा? हाँ क्या होगा? अब वो तो निकालना आता है ना, x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय प्लेन का नॉर्मल, नॉर्मल वेक्टर क्या है? अरे ये तो डायरेक्ट निकाल सकते हो यार। अरे जमीन में एक पॉइंट है उसका रिफ्लेक्शन करना है, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा, केवल जेड नेगेटिव हो जाएगा। तो ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, फार्मूला तब लगाना पड़ेगा जब मैं जनरल प्लेन दे दूंगा, वो भी अभी क्वेश्चन दे दूंगा, उसको कर लेना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? जल्दी बोलो, 1 2 -3। अब ये पॉइंट आ गया और ये बी पता ही है, तो 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे लिखो ना। इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या आया? हाँ जी, x -1 डिवाइडेड बाई 3 -1 2, y -2 डिवाइडेड बाई 2 -2 0,
जेड प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8 हो गया जी, आंसर आ गया। कौन सा मेथड सही है, पहला वाला कि दूसरा वाला? दोनों सही हैं, सही दोनों है भाई, सही दोनों है। ये ज्यादा सही है, ये ज्यादा अच्छा है, कम समय लगेगा, स्मार्ट मेथड है। अब अच्छा, इसकी बड़ी अच्छी बात क्या है कि यहाँ तो एक्स वाई जेड प्लेन, मतलब एक्स वाई प्लेन बोल दिया था तो बड़ा आसान हो गया ना। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ये जेड इक्वल टू 0 के बजाय इस प्लेन का इक्वेशन दे दूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसा, ठीक है। और मैं बोलूं कि 1 2 3 से एक लाइट रे आ रही है और इस प्लेन को स्ट्राइक करके और वहां से पास कर रही है, 2 3 5 से पास कर रही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे बताओ, तो इसमें भी आंसर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? निकाल के बताओ, निकाल के बताओ। क्वेश्चन क्या दिया मैंने? फाइंड द रिफ्लेक्टेड रे if a light ray sent from 1 2 3 strikes the plane mirror x plus y plus z plus 2 equal to 0 and passes through 2 3 5। जल्दी बोलो क्या करेंगे? सेम सेम तरीके से सोचेंगे। ऐसे लाइट रे आई, ऐसे गई, और ये यहां से ऐसे पीछे, और ये रिफ्लेक्शन, ये ए पॉइंट दिया हुआ है, ये अब क्यू इमेज निकाल लेना, और फिर ये समझ रहे हो आप, ये रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन है। ये कहाँ से जा रहा है, ये तो दिया हुआ है 2 3 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जस्ट इमेज का कोऑर्डिनेट निकालो जल्दी से, क्या आएगा? x माइनस 2 अपॉन 1, y माइनस 3 अपॉन 1, z माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल टू, इमेज का फॉर्मूला याद है कि नहीं? -2 टाइम्स 2 3 5 इसमें पुट करो, 2 + 3 + 5 + 2 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 3। कितना आ गया ये? -8। हाँ क्या बोल रहे? अरे 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 अरे, ये गलत मैंने रीड कर लिया भाई, 1 2 3 करना पड़ेगा, 1 2 3 ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 3 5 की जगह 1 2 3 आएगा, और वहाँ भी कुछ गड़बड़ हो गया, 1 2 3, और यहाँ पर 1 + 2 प्लस, बोलो हाँ जी, कितना आया बताओ? 16/3 हो गया क्या? 8/3 -16/3 हो गया। तो x कोऑर्डिनेट क्या है बोलो, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? 1 - 16/3 -13/3 कॉमा -10/3 कॉमा -7/3। तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या है ये बोलो, रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन क्या है? अच्छा ये पहली बार नहीं कर रहे हैं आप, ऐसा क्वेश्चन आप +1 में कर चुके हैं 2D में, किसी लाइन में दूसरी लाइन का इमेज L1 + λ L2 0 के मेथड से भी किया है, एक फार्मूला भी मैंने डेराइव किया था,
वैसे आप लोग की याददाश्त जबरदस्त है, तो आप पलट के देख लेंगे तो याद आ जाएगा सारा। तो क्या आया बोलो, इक्वेशन बोलो। x माइनस 2 डिवाइडेड बाई, डायरेक्शन रेशियो लिख दो इसका, dr ऑफ रिफ्लेक्टेड रे 2 + 13/3, 3 + 10/3 and 5 + 7/3. If you simplify it, 19 22, यही आ रहा है। तो x - 2/19 इज इक्वल टू y - 3/19 इज इक्वल टू z - 5/22. दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, इंसिडेंट रे का इक्वेशन भी लिख सकते हैं क्या? रिफ्लेक्टेड रे आ गया तो इंसिडेंट रे का इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं? वो भी लिख सकते हैं। ये 2, 3, 5 का इमेज निकाल लो। 2, 3, 5 का इमेज निकाल लो तो ये रिफ्लेक्टेड रे से इंसिडेंट रे भी आ जाएगी, दोनों आ जाएगी। कहने का मतलब आप ऊपर जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं दोनों की इमेज निकाल लो तो पेयर वाइज इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे दोनों आ जाएगी, ठीक है। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, क्योंकि जब लाइन आ गई, प्लेन आ गया, तो इंटरसेक्ट करके आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? इसका मतलब है कि यहाँ से एक एल्गोरिथम आपने बना दिया कि किसी भी प्लेन के एक साइड पर अगर 2 पॉइंट हैं, तो अगर आप बोलते हो कि इस पॉइंट से लाइट रे सेंड करो, तो एक यूनिक पॉसिबिलिटी है कि एक लाइट रे ऐसी होगी जो प्लेन से स्ट्राइक करके वो उस वाले पॉइंट से गुजर रही होगी 100%। किसी भी पॉइंट से एक लाइट रे किसी भी दूसरे पॉइंट से गुजर रही होगी, इसीलिए तो इल्यूमिनेटेड है पूरा स्पेस, क्योंकि इधर वाली उधर से गुजर रही है, उधर वाली इधर से गुजर रही है, इधर वाली उधर से गुजर रही है, हर पॉइंट से हर पॉइंट पे गुजर रही है ऐसा। इसीलिए पूरा किसी भी पॉइंट का इमेज आप इस मिरर में दिखता है। ऐसा नहीं होता कि क्यों तुम्हारी इमेज दिखे और बाकी रूम ना दिखे, ऐसा नहीं होता है कभी। एनीवे, और बताइए, और कौन सा डाउट था आपका? बस इस वाले गेम में और कोई डाउट नहीं है? आगे चलिए। ये कौन सा गेम था, थर्ड या फोर्थ? फोर्थ गेम में बताओ, कोई डाउट है? अच्छा, इसका आंसर 25th वाले का क्या आया था? हम लोगों ने जो निकाला था वो क्या आया था? डायरेक्शन रेशियो 10। मतलब आगे आंसर कौन सा ऑप्शन है इसमें? सी। चलिए और बोलो। गेम 4 में कोई डाउट है? ट्राई नहीं किया? नाइन्थ, a vector n of magnitude 8 unit inclined to x axis at 45 degree, y axis at 60 degree और किसी एक्यूट एंगल पे z एक्सिस के साथ में ये वो आंसर आ गया। ये क्यों पूछा भाई? हाँ, आंसर नहीं मैच कर रहा है। चलो भाई देख लेते हैं। ये गेम 4 का क्वेश्चन नंबर 9 है। अ वेक्टर n ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, तो मैग्नीट्यूड n जो है वो दिया हुआ 8 है पहली इंफॉर्मेशन। और बोल रहे हैं कि इट इज इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, मतलब L इज cos 45, दैट इज 1/√2। m डायरेक्शन कोसाइन विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस है cos 60, दैट इज 1/2। और डायरेक्शन कोसाइन विद रिस्पेक्ट टू जेड एन जो है वो cos अल्फा है। हमने मान लिया कि जेड एक्सिस के साथ एंगल क्या है? अल्फा। ठीक है जी।
और ये अल्फा एक्यूट एंगल है, ये भी दे दिया इन्होंने कि अल्फा इज एक्यूट। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोल रहा। आगे पढ़िए। इफ अ प्लेन, कौन सा प्लेन? प्लेन, कोई प्लेन है, पासेस थ्रू अ पॉइंट दिस दिस दिस, एक प्लेन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है? माइनस √2 कॉमा -1, ऐसे किसी पॉइंट से एक प्लेन पास कर रहा है एंड इज नॉर्मल टू एन। इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है? एन है। तो बोल रहे हैं इस प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में बताओ क्या होगा। यही है। हेलो, तो आपको ये तो पता ही है भाई कि इस प्लेन में कोई भी पॉइंट अगर P है तो AP और N परपेंडिकुलर होंगे। AP डॉट N क्या होगा? 0। AP डॉट N 0। AP डॉट N 0 करने का मतलब क्या आएगा? x माइनस √2 इंटू 1/√2 L, क्योंकि ये वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? Li कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप। L इंटू एक्स माइनस √2 प्लस M इंटू, अरे बोलते जाओ, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। यही आएगा? बोलो। मतलब हमें इसका इक्वेशन निकालने के लिए किसी तरह से जुगाड़ करके कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी बस। अब कॉस अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी? तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं, और डायरेक्शन कोसाइंस के बीच एक रिलेशन होता है। वेक्टर करते समय ऐसे सवाल मैंने कराए थे। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है 1। तो एल स्क्वायर कितना हो गया? 1/2। एम स्क्वायर क्या हो गया? 1/4 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? 1/1 माइनस 1/3/4 आ गया, मतलब 1/4 आ गया। तो एन की वैल्यू क्या आई? एन की वैल्यू 1/2 या -1/2, बट माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा एक्यूट एंगल है, तो कॉस अल्फा पॉजिटिव होगा। तो एन की वैल्यू हाफ आ गई और एन हाफ आ गया, तो आंसर आ गया कि नहीं? क्या आंसर आया? 1/√2 इंटू एक्स माइनस √2 प्लस 1/2 इंटू वाई प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। आया x/√2 प्लस y/2 प्लस z/2 इक्वल टू कितना? ये हो गया 1/2 माइनस हाफ 1। यही है। ठीक है पंडित जी, क्या गड़बड़ हुआ था? कहाँ भटक गए थे तुम? हो तो गया था, मैच नहीं कर रहा था। ये मैच करा कि नहीं आंसर? हाँ, अच्छा वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है, तो वेक्टर इक्वेशन लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है। आर डॉट 1/√2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 1/2 के कैप इक्वल टू 1। लिख दो ऐसे। वेक्टर कार्टेशियन को लेकर के क्यों इतने परेशान हो? चलिए और बताइए जी, और कौन सा क्वेश्चन था? किसी का कोई डाउट गेम 4 में? और बताओ जल्दी। 1-3 13th क्वेश्चन, गेम 4 क्वेश्चन नंबर 13th। Find the equation of plane which meet the x-axis at A, y-axis B, z-axis C। ओ माय गॉड, आप लोग बहुत स्लो काम कर रहे हो बेटा। ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे बच्चे। आप अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, नहीं तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। मतलब मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ वार्निंग दे रहा हूँ आपको। आप कभी सोचते हो कि आपके पास समय कितना बचा हुआ है? आप कभी आता है दिल में ख्याल आता है? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। नहीं आता ऐसा?
वी आर लेफ्ट विद वेरी स्मॉल टाइम। ऐसे पलक झपकते निकल जाएंगे सारे। तो इसलिए बहुत एकदम पूरा ना एकदम बर्नआउट वाली कंडीशन में काम करो, एकदम जलो। जलो मतलब आग लगा के, आग नहीं लगा लो अपने आप को। जलने का मतलब है कि इतना मेहनत करो ना कि जब आप सोते समय, जब आपको लगे ना कि अब आप गिर जाएंगे, गिर पड़ेंगे, अब चक्कर आ रहे हैं, तभी सो। ऐसे काम करना पड़ेगा, तब जा करके कुछ रैंक आएगी। नहीं तो रैंक तो आती है, इतनी भारी रैंक आती है, संभाले नहीं संभलती। लाखों में रैंक आती है, लाखों में। तो अच्छा है कभी करोड़ों में नहीं आती है। ठीक है। हाँ जी, देख लो इधर देखो, कितने लोग क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, मतलब विजुलाइज कर लिया प्रॉब्लम को, बाकी तो आंसर तो आ जाएगा। देखो एक प्लेन है एक्स वाई जेड एक्सिस को मीट कर रहा है एबीसी पे, ऐसे मान लो। ये ओरिजिन है। तो एक टेट्राहेड्रन बन रहा है ओ ए बी सी, इसके तीन चार फेसेस हैं। ओ ए सी एक फेस है, जेड एक्स प्लेन, एंड ओ बी सी एक्स वाई जेड प्लेन, और ओ ए बी एक्स वाई प्लेन, और एक ए बी सी का अपना खुद का प्लेन है। तो ये चार चार प्लेन फेसेस हैं, टेट्राहेड्रा हो गया। अब इस टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉयड बोल रहे हैं क्या है? अल्फा बीटा गामा। अगर इस टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉयड क्या है? अल्फा बीटा गामा। सेंट्रॉयड क्या होता है? सेंट्रॉयड क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रॉयड, मान लो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट का सेंट्रॉयड तो खुद ही होता है। दो पॉइंट सिस्टम का सेंट्रॉयड लेना है तो दोनों का लाइन सेगमेंट को 1:1 रेशियो में डिवाइड कर दो, मिड पॉइंट, ये सेंट्रॉयड हो जाएगा। तीन पॉइंट सिस्टम है, अगर तीन पॉइंट्स का सेंट्रॉयड निकालना, मान लो एक पॉइंट ये है सी, तो आप जो 2 पॉइंट सिस्टम का जो सेंट्रॉयड है उसको तीसरे वाले पॉइंट से ज्वाइन करके और इस लाइन सेगमेंट को 1:2 रेशियो में डिवाइड करो। ऐसे अगर 4 पॉइंट सिस्टम हो, एक और पॉइंट है, ए बी है, बी बी और सी है, मान लो सी, अच्छा सी नहीं डी, मतलब स्पेस में है ये पॉइंट, मैं ऐसा एक प्लेन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे स्पेस में कहीं पर भी पॉइंट हो, तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 पॉइंट सिस्टम का सेंट्रॉयड आया, इसको फिर चौथे पॉइंट से ज्वाइन करके और इसको 1:3 रेशियो में डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा। ये सेंट्रॉयड का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, और इस कॉन्सेप्ट से जाओगे तो ये आएगा एक्स ए प्लस, इसका आएगा दोनों का मीन, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, z1 प्लस z2/2। और जब ये आएगा तो क्या आएगा, 1:2 करोगे तो आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, और चौथे में क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4/4, 3+1 4। तो बेसिकली आ गया, सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, कॉमा सिग्मा वाई आई अपॉन एन, कॉमा सिग्मा जेड आई अपॉन एन। आई क्या है? आई वेरीज 1 से n, अगर n पॉइंट सिस्टम का सेंट्रॉयड कर रहे हैं तो। मतलब अरिथमेटिक मीन, इसीलिए इसको सेंटर ऑफ मीन पोजीशन भी बोलते हैं। अब इन्होंने बोला कि इसका सेंट्रॉयड अल्फा बीटा गामा है, तो व्हाट इज अल्फा? मान लो ये है ए, और मान लो ये है बी, और मान लो ये सी, क्या लिया ए बी सी? इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट ए, वाई इंटरसेप्ट बी, जेड इंटरसेप्ट। अगर मैंने ऐसे एज्यूम किया तो इक्वेशन हमने क्या एज्यूम कर लिया, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लिया, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस इक्वल टू 1। बट हमें एबीसी पता करना है, एबीसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ। दिया क्या हुआ, अल्फा बीटा गामा सेंट्रॉयड है, ये दिया हुआ है। तो व्हाट इज अल्फा? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a0 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 b 0, और तीसरे वाले का क्या है,
0 0 सी, और इसका वाला तो आप जानते नहीं होंगे, बताओ। अरे अरे वाह, आता है 0 0 0। ओके, चारों पॉइंट का सेंट्रोइड मतलब कोऑर्डिनेट पता है आपको, तो सेंट्रोइड तो निकाल ही सकते हो यार, तो निकाल दो ना। हाँ, क्या ट्राइंगल का? अच्छा अच्छा, एबीसी का दिया हो, तब तो और भी आसान है, तब तो और भी आसान है, बताओ। व्हाट इज अल्फा? a/3। और बीटा और गामा, तो ए क्या आ गया, और बी क्या आ गया, और सी क्या आ गया, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। हमें क्या निकालना था, प्लेन का इक्वेशन ही निकालना था ना। क्या आया, एक्स बाय अल्फा प्लस प्लस इक्वल टू, इवन अगर सेंट्राइड टेट्राहेड्रन का सेंट्राइड होता तो भी आंसर आ जाता, 4 आ जाता है ऐसे कर। चलो और बोलो। कौन सा? 2020। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें भी ऐसा ही है क्वेश्चन। 16 में आपको दिया हुआ है सेंट्राइड ऑफ टेट्राहेड्रन, कर लेंगे उसको इसी तरह से। 20th क्वेश्चन, 20th पूछ रहे हो ना? क्लास में कराया हुआ है बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 पूरा का पूरा क्लास में डिस्कस हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट बी ओ बी इज इक्वल टू बी ओ सी इक्वेशन कराया हुआ है पूरा। वैसे इसमें थोड़ा सा कुछ मिसिंग भी है, क्लास में कराया था क्वेश्चन, उसमें पूरा लैंग्वेज ठीक से क्लियर थी। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू ना, कुछ यहाँ पर प्रिंटिंग एरर है, छोड़ दो इसको। आप अपने क्लास नोट में देखोगे तो ये सेम क्वेश्चन है, वहां से चेक कर लेना इसको। और बताओ, जल्दी बोलो, इसमें और कोई डाउट? थर्टी 34 30th हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 एंड 34, 30 हो गया कि नहीं, जल्दी बोलो। हाँ, हो गया। 34, 34 क्वेश्चन में दिया हुआ एक पॉइंट पी है 17√2 एंड अ लाइन एल PQ is the distance of plane from the point P measured along a line. इसमें क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा सा वो क्वेश्चन जो है ना बहुत
घुमा के दिया हुआ है इसलिए आप भाग खड़े हुए। पूरा क्वेश्चन को पढ़ा था पेशेंस से, सही से बताना है, समझ में आया था? फिर भी आंसर नहीं आया, एक बार बाकी लोग भी सोच लो। एक लाइन दी हुई है 2√2x-1, मतलब ऐसा बोल सकते हैं इसको, x-1/1 इज इक्वल टू y-2/2√2 and is equal to z-0/0। ये लाइन है। इस लाइन में हमेशा देखो तो z की वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। अब इसके बाद बोल दिया कि इस लाइन पर एक पॉइंट है 1/7√2, a point on the line ये गेम 5 का क्वेश्चन था ना जी, कि 4 का। एक पॉइंट, इस पॉइंट का P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,7,√2। नहीं नहीं, इस लाइन पर नहीं। A point P 1/7√2 be a point and a line is this। अच्छा, ये पॉइंट इस लाइन पर नहीं है, अलग से एक पॉइंट है, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इस लाइन का तो z कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, जबकि यहाँ पर z√2 दिया है। एनीवे, अब बोल रहे हैं इफ PQ इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट P। अब जरा देखो, एक प्लेन की बात हो रही है, एक प्लेन की बात हो रही है। कैसा प्लेन है? उस प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बोलो? √2x + y इक्वल टू, और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ ये है, मान लो ये वाला। तो पॉइंट P का डिस्टेंस PQ is the distance of the plane this from the point measured along a line inclined at an angle 45 degree with the line L। ओके, फिर से इस लाइन को पढ़ो। इस लास्ट वाले जो लाइन है, इसको कॉम्प्लेक्स लाइन है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, उसको ठीक से फिर से पढ़ो और बताओ कि क्या समझ रहे हो उससे। PQ is the distance of the plane, कौन सा डिस्टेंस है PQ? from the point P measured along a line which is inclined at 45 degree with the line L। ये जो लाइन है ये वाली L, इस लाइन से इस लाइन से 45 डिग्री पर एक लाइन है, उस लाइन के अलोंग PQ डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस मिनिमम है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये PQ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है प्लेन का इस पॉइंट से, बट वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने के लिए उन्होंने कंडीशन क्या दी हुई है कि जब ये जो लाइन का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, ये इस वाली लाइन से कितना एंगल पर है? 45 डिग्री पर है। ये वाला, ये मतलब I कैप + 2√2 J के साथ ये एंगल 45 डिग्री है। इस नॉर्मल वेक्टर का एंगल 45 डिग्री है। तो बोल रहे हैं PQ बताओ क्या होगा?
चलो करके बताओ। अब मुझे अगर ये पी क्यू चाहिए तो हमें अगर ये मिल जाए तो मिल जाएगा। देखो ध्यान से, अब ये लाइन यहां से तो नहीं पास कर रही, ये वेक्टर यहां से पास कर सकता है, बट ये लाइन थोड़ी, ये लाइन तो इस पॉइंट से पास करेगी नहीं, ये तो कहीं ऐसा है, ऐसे है, ऐसे। तो वो कंफ्यूज मत करना कि वो ये वाली लाइन है, ऐसे समझो, ये लाइन ये है और इसी के पैरेलल ऐसे मेजर कर रहे हैं। कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड क्या करना है? पी क्यू की वैल्यू। ये तो क्यों नहीं हो सकता, क्यों ये होगा? हम्म। ये जो इस मिनिमम बोल रहे हैं ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ऐसा मिनिमम डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, लेकिन अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो स्ट्रेट अवे फूट ऑफ परपेंडिकुलर से ही निकल आएगा। कुछ तो गड़बड़ है इसमें। देखो आपके पास में जितना ये इंटरप्रेट हो रहा है उसके हिसाब से हम यही कर सकते हैं कि आई कैन अज्यूम द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एज x minus 1 upon L, y minus 7 upon m, z minus root 2 upon n। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा
और ये प्लेन को सेटिस्फाई भी करेगा, तो LMN में एक रिलेशन तो यहाँ से आ जाएगा। दूसरी चीज है कि LMN में एक रिलेशन आ जाएगा, LMN को मान लो दीक्षांत, जरा जितेंद्र सर को बुलाओ। इसके अलावा कौन सा डाउट था? 34 नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे, नेक्स्ट गेम में बोलो। अभी 34 इसका पेंडिंग है क्वेश्चन, गेम नंबर 5 राइट। क्या है क्वेश्चन? 7? हाँ नहीं, मतलब हो गया सारा? अच्छा जी, इसका पीछे वाला ये सब भी हो गया सारा? गेम गेम 5 का बैक पेज पे जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 टिक करो, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 10 करके बता जा रहा। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 10 गेम 5 PCKA क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 10। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सेकंड क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ इमेज और एंड लाइन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन इन द प्लेन। एक प्लेन दिया हुआ है और उस प्लेन में एक लाइन की लाइन ऑफ प्रोजेक्शन और इमेज का इक्वेशन पूछा जा रहा है। सपोज करो कि लाइन ये है, मान लो पॉइंट ए से पास कर रही है और पॉइंट पी पर कट कर रही है प्लेन को। ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x-1/2 इज इक्वल टू y-2/1 इज इक्वल टू z-3/-1 -2।
इक्वल टू लैम्डा। और अगर बोल रहे हैं कि अगर इस लाइन को, मतलब ऐसे प्लेन है और ये ऐसे एक लाइन है ऐसे, अगर इस या ऐसे लाइन आ रही, इसी लाइन को अगर इसमें प्रोजेक्ट कर दो, प्रोजेक्ट कर दो मतलब परपेंडिकुलरली ड्रॉप कर दो ऐसे, तो उसका प्रोजेक्शन आएगा, वो प्रोजेक्शन का इक्वेशन। और एक अगर इस लाइन का इमेज कर दो, वो तो इमेज वाला भी क्वेश्चन किया ही था आपने कि ये है, तो उसका इमेज नीचे की तरफ ऐसे फॉर्म होगा, रिफ्लेक्टेड रे जिसको बोलते हैं, उसका इक्वेशन बताना है। निकाल दो फटाफट जल्दी से। पहले तो ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लो, जहां पर ये लाइन प्लेन को मीट करेगी। प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 0। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी का कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे 2 लैम्डा प्लस 1, 2 प्लस लैम्डा, 3 minus 2 lambda. Then P point lies in plane. ये प्लेन में लाई करता है, तो आ जाएगा तीनों कोऑर्डिनेट का सम क्या हो जाएगा? 5 प्लस लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू क्या है? अरे भाई x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 0 होना चाहिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड किया तो 2 लैम्डा कैंसिल, तो आ गया 5 नहीं 6 आ गया 6। 3 प्लस 2 प्लस 1, 6 प्लस लैम्डा 0, 6 प्लस लैम्डा माइनस 3 0 आएगा। लैम्डा क्या आ गया? माइनस 3 आ गया। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है पी का? -1 कॉमा नहीं -1 नहीं, -5 कॉमा -1 कॉमा पी का पॉइंट आ गया। अब बताओ अगला स्टेप क्या होना चाहिए? जो जो लाइन ऑफ प्रोजेक्शन है, ये है लाइन ऑफ प्रोजेक्शन, LOP, प्रोजेक्शन लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इन द प्लेन। और एक है ये एंगल, मान लो कुछ है थीटा, तो उतना ही एंगल इस प्रोजेक्शन लाइन से नीचे की तरफ जाएंगे ऐसा, तब आपको क्या मिलेगा? इमेज। ऐसा इमेज मिल जाएगा। तो इमेज का इक्वेशन निकालना है, कैसे निकलेगा, और लाइन ऑफ प्रोजेक्शन का इक्वेशन कैसे निकलेगा, ये आपसे पूछ रहा हूं मैं। हाँ, कौन बताएगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। ए पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे तो ये यहाँ लाई करेगा इस प्रोजेक्शन लाइन पर, एम आ गया। और इसी का इमेज भी निकाल लो, इमेज इस पर लाई करेगा, क्यों? तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एम एंड क्यू। एम इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड दिस इज इमेज। कैसे आता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज? वही वाला फार्मूले से, x माइनस, ये पॉइंट ए क्या है? 1 2 3, x माइनस 1 अपॉन 1 प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, y माइनस 2 अपॉन 1, z माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 3, तो 3 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3 आ गया। अब यहाँ से जो पॉइंट आया वो आया कोऑर्डिनेट 3 और 3 तो कैंसिल हो गया, तो आ गया 1 माइनस लैम्डा कॉमा 2 माइनस लैम्डा कॉमा 3 माइनस लैम्डा। एग्रीड? और इमेज के लिए लैम्डा क्या यूज करेंगे? इमेज के लिए लैम्डा की वैल्यू 2 लेंगे, -2 नहीं, क्योंकि माइनस ऑलरेडी यहाँ ले चुका हूँ। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए लैम्डा क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो बताओ इमेज का कोऑर्डिनेट क्या आया? लैम्डा 2 लिया तो -1 कॉमा 0 कॉमा 1,
और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट क्या है? लैम्डा 1 लो, 0 1 2, बोलो। तो 2 पॉइंट फॉर्म में आप प्रोजेक्शन लाइन का इक्वेशन भी आ गया, इमेज का। तो लाइन ऑफ प्रोजेक्शन का इक्वेशन क्या आया? x माइनस एक्स अपॉन 5, 0 माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 9 माइनस 7। ये लाइन ऑफ प्रोजेक्शन का इक्वेशन आ गया। क्लियर है सबको? और इक्वेशन ऑफ इमेज क्या आएगा? इमेज का इक्वेशन क्या आएगा? तो ये भी एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये लाइन का इक्वेशन लिखना है आपको, लिख जाओ। x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, y माइनस 0 पॉइंट ये ले रहा हूं डिवाइडेड बाई 1, z माइनस 1 ओवर माइनस 8। तो किसी भी प्लेन में किसी लाइन का प्रोजेक्शन लाइन और किसी प्लेन का में किसी लाइन का मिरर इमेज निकालने के लिए आप ये यूज करेंगे। ऐसे जरा वो वाला क्वेश्चन करो, 10वां 10th क्वेश्चन, सभी लोग करो क्विक जल्दी से। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री की टेस्ट वो आप सेलेक्ट करके फोटो मुझे दे देना, मुझको फोटो भेज दूंगा। अभी कहाँ सेलेक्ट कर देंगे? अभी नहीं, शाम में। वो क्वेश्चन हो गया, 34th हो गया, हो गया। पहले इसका आंसर बताओ तुम लोग, जो मैंने दिया 10th क्वेश्चन।
10th क्वेश्चन में क्या दिया, समझ में आ गया कि नहीं क्वेश्चन? टेंथ क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? क्या समझ में आया? एक प्लेन है Lx प्लस एम वाई इक्वल टू, ठीक है, तो सपोज करो, और एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, मतलब z इक्वल टू 0, ये z इक्वल टू 0 प्लेन है मान लो, और एक प्लेन है Lx प्लस एम वाई, ऐसे कुछ है, मान लो ऐसा कुछ, ऐसा कुछ प्लेन है, इधर मैंने ऐसे डॉटेड कर दिया, समझ रहे हो? इसको देख रहे हो क्या है? जैसे दो शीट ऐसे खुली हुई है, एक ऐसे है और एक इसी से ऐसे प्लेन, राइट? और ये प्लेन का को मैंने बोला Lx प्लस एम वाई इक्वल टू 0, मान लो इसको हम P बोल रहे हैं, P1 बोल रहे हैं, और ये वाला प्लेन P2 इक्वल टू 0 जो है वो एक्चुअली Z इक्वल टू 0, और ये दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, कौन सी? दिस इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये LOI है। क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है? क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि P1 को लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलोंग अबाउट ऐसे रोटेट कर रहे हैं, कितना? कोई सर्टेन एंगल से रोटेट कर रहे हैं, मान लो एंगल क्या है, अल्फा, तो सपोज करो कि ऐसा रोटेट कर दिया, ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसे कर दिया, ये एंगल कितना दिया हुआ, अल्फा, ऐसे रोटेट किया, ठीक है, बोलो। तो हमें बोल रहे हैं इस प्लेन का इक्वेशन बताओ, तो भाई ये जो प्लेन, जिस प्लेन का इक्वेशन पूछा जा रहा है, डोंट यू सी दैट ये प्लेन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से फैमिली ऑफ प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स थ्रू, कराया था कि नहीं कराया था ये? थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ P1 equal to 0 and P2 equal to 0 is given as P2 plus lambda P1 equal to 0, मानते हो कि नहीं मानते हो? इसका मतलब है कि हमारा इक्वेशन बन जाएगा Lx प्लस एम वाई प्लस लैम्डा जेड, मतलब P1 प्लस लैम्डा P2 कर दो, P1 प्लस लैम्डा P2 कर दो, लैम्डा जेड इक्वल टू 0। ये एक प्लेन का इक्वेशन है कि इन्फिनाइट प्लेन का है? इन्फिनाइट प्लेन का, क्योंकि लैम्डा यहाँ पर क्या है, पैरामीटर। अब लैम्डा के हमें क्या चाहिए, हमें तो इस फैमिली का वो मेंबर चाहिए, क्योंकि इसमें तो ये प्लेन भी आ जाएगा ना, ऐसा वाला, ये प्लेन भी आ जाएगा, ऐसे वाले प्लेन भी आ जाएंगे, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो हमें हमें कौन सा चाहिए जो P1 से कितना एंगल बनाता हो, अल्फा एंगल बनाता हो, तो इसका इसका एंगल विद प्लेन P1 शैल बी व्हाट, अल्फा। दो प्लेन के बीच एंगल निकालना आता है कि नहीं आता? तो इस वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है, L M लैम्डा, और P1 का, ये तो P इक्वल टू 0 का है ना, P इक्वल टू 0 है, और P1 इक्वल टू 0 का नॉर्मल वेक्टर क्या है, L M 0, तो एंगल बिटवीन टू प्लेन लगाओ, cos अल्फा इक्वल टू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस 0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर M स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, चलेगा? तो ये इसको और इसको कैंसिल करके ऊपर में क्या आ जाएगा, रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां से तुम सीकेंट अल्फा की वैल्यू, सीकेंट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, आया? सीकेंट स्क्वायर अल्फा -1 क्या होता है, अरे 1 को इधर लाओ, tan स्क्वायर अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आई,
प्लस माइनस लैम्डा बाई अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो लैम्डा की दो वैल्यू आ गई क्या? लैम्डा की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग दो इक्वेशन आ गए। इक्वेशन क्या है आप बता दो, इक्वेशन लिख दो फटाफट जल्दी से। व्हाट इज द इक्वेशन? Lx प्लस एम वाई, Lx प्लस एम वाई प्लस माइनस रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर टैन अल्फा जेड इक्वल टू 0। ये दो प्लेन ऐसे होंगे, दो प्लेन होने भी चाहिए, क्योंकि आप इधर रोटेट कर दो तो, और अगर ऐसे रोटेट कर दो अल्फा, तो एक प्लेन इधर भी तो होगा ऐसे, ऐसा, सच दैट ये वाला एंगल कितना हो अल्फा, एक इधर और एक इधर, ऐसे दोनों साइड में दो प्लेन। क्लियर है? अब जरा देखो वो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें एक्चुअली ट्रिक क्या थी। आई विल टेक 2 मिनट्स। क्या क्या दिया होता ध्यान से देखो। एक प्लेन दिया हुआ था ऐसे, एक प्लेन दिया हुआ था, और ये प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या था जल्दी बोलो। ये प्लेन का इक्वेशन क्या था? √2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। ये प्लेन P था, मतलब इसका नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है? √2 1 माइनस 1 dr ऑफ नॉर्मल। ठीक है। अब एक पॉइंट दिया हुआ उन्होंने, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ? 17√2, और इस पॉइंट P से वो एक लाइन, वो जो लाइन दे रहे हैं वो लाइन के बारे में क्या दिया, वो इंटरेस्टिंग है। लाइन के बारे में क्या दिया हुआ है? वो लाइन का इक्वेशन बोलो, जिस लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई इक्वेशन में, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है कौन सा? x माइनस अपॉन, अरे जो मैंने कन्वर्ट किया था, 1 इज इक्वल टू अपॉन 2√2 इज इक्वल टू जेड बाई 0। तो ये वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1, 2√2, अब जानते हैं इसमें खास बात क्या थी? खास बात ये थी कि ये वेक्टर तुम्हें पता है, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर पता है लाइन के अलाउंग, और ये नॉर्मल वेक्टर भी पता है। ये एंगल निकालो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एंगल थीटा निकालो, ये नॉर्मल वेक्टर इसके बीच का एंगल निकालो, बहुत मजा आएगा। ये एंगल कितना आ रहा है? cos थीटा इक्वल टू, बोलो, डॉट प्रोडक्ट लो, √2 प्लस 2√2 प्लस 0 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड तो 3 आ गया, 1 प्लस 8, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2। क्या आ गया बोलो? 1/√2 आ गया। इसका मतलब एंगल थीटा कितना है? 45 डिग्री। अब ये इस लाइन से 45 डिग्री पर कोई लाइन है, तो इनफाइनाइट पोजीशन तो होगी, अभी भी होगी। इस लाइन से 45 डिग्री पर जब आप जाएंगे ना, तो ऐसे इनफाइनाइट पोजीशंस होंगी बेटा, ऐसे करके ऐसे। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन होगी, ऐसे भी लाइन होगी, ऐसे भी लाइन होगी, ऐसे, लेकिन उसमें से एक लाइन परपेंडिकुलर भी होगी। और शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होती है किसी पॉइंट की किसी भी प्लेन से? परपेंडिकुलर ही होती है। इसका मतलब है कि जो पॉइंट है 17√2 ना, 17√2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेज डिस्टेंस होगी इस केस में। तो आउट ऑफ दोज इन्फिनिट नंबर ऑफ डिस्टेंसेस हमें जो निकालना है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालना है। ठीक है, तो अब आप निकाल लो, सीधे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आएगा? 1 + 7 ना, 1 यहां पुट करो तो √2 आएगा, प्लस 7√2, 7 माइनस √2 माइनस मॉड बाय अंडर रूट ऑफ 2 + 1 + 1, यही है। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 6/2। तो ऐसा नहीं, उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, कॉन्सेप्ट अभी भी वही है कि एक लाइन से 45 डिग्री एंगल पर ऐसे कोन बनाओ, और वो इनफाइनाइट डिस्टेंसेस हैं, वो इनफाइनाइट डिस्टेंसेस में से हमें कौन सी निकालनी है? सबसे छोटी। तो सबसे छोटी उन्होंने डेटा इस तरह से दिया हुआ है कि सबसे छोटी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आ गई।
दैट्स इट। चलो ठीक है, अब कल क्या करेंगे? कल का डिस्कशन में क्या होगा स्कोप? हाँ, डाउट्स होंगे, अगर आपके पास डाउट्स होंगे तो डाउट्स होंगे, अदरवाइज मुझे रिलेशन वाली गेम भी तो डिस्कस करनी है। तो आप एक काम कर दीजिए, अभी क्लास खत्म होने के बाद जितने भी डाउट का क्वेश्चन नंबर है आप पहले मुझे सेंड कर दीजिए, ठीक है ना? वो क्लास में पूछो, किसी की आवाज सुनाई पड़ती है, सब लोग आजकल मास्क से चल रहे हैं, ठीक है, तो आवाज भी नहीं सुनाई पड़ती, तो आप पहले से मेंशन कर दिए, कल सवेरे वो डिस्कस करेंगे। इसमें टेस्ट है और प्रोबेबिलिटी का कुछ सवाल भी है, तो करना क्या है? सेलेक्ट कर देंगे हम उसको